हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप जानते हैं रैखिक समीकरण जो होते हैं वो सबसे सिंपल फॉर्म है इक्वेशंस का, और आगे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आप पढ़ेंगे वो सभी लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक है, सबसे सिंपल इक्वेशंस हैं। और टू वेरिएबल्स जो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन के बाद जो अगला स्टेप आता है वो टू वेरिएबल्स का आता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत एप्लीकेशन होगा और आगे क्लास 10th में भी ये चैप्टर फिर से आएगा थोड़े से एडवांस फॉर्म में। और जितने भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीज़ें पढ़ेंगे आगे जाकर एडवांस मैथ्स तक, वो इन लीनियर इक्वेशंस को इन्वॉल्व करेगा। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें एक कोटेशन दिया है जिससे पता लगता है कि हमको ये चैप्टर पढ़ना क्यों चाहिए। देखते हैं। द प्रिंसिपल यूज ऑफ एनालिटिकल आर्ट इज टू ब्रिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स टू इक्वेशंस एंड टू एग्जिबिट दोज इक्वेशंस इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स दैट कैन बी। इससे पता लगता है कि किसी भी गणितीय समस्या को हमको अंतोगत्वा समीकरणों में ही बदलना पड़ता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको प्रॉपरली सिस्टमैटिकली हल कर पाते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ें, उन्हें हल कैसे किया जाता है और उनका कंसेप्ट क्या है, उनकी अवधारणा एक्चुअली है क्या, उसे समझें। ये इस कोटेशन से पता लगता है कि हर गणितीय समस्या को अंतोगत्वा हम समीकरणों में तब्दील करते हैं और फिर उन इक्वेशंस को हल करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो इक्वेशंस तो चलेगा हर जगह, इक्वेशंस इक्वेशंस ऑल ओवर। पॉलिनोमियल का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है इक्वेशंस। शुरू करते हैं। ये चैप्टर आपकी क्लास 10th में भी आएगा आगे थोड़े से एडवांस कंसेप्ट में, तो इसको शुरू करते हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन। आपने पहले की क्लास में देखा है जो लीनियर इक्वेशन होती है वो सिंगल वेरिएबल में कैसी होती है, जहाँ पे एक x आता है केवल जब x पहली बार आया था, अज्ञात राशि के रूप में x को रखा जाता है, x या y। लेकिन ये इक्वेशन जो है x+1 = 0 या x+√2 = 0 या √2 + √2y + √3 = 0, ये इसमें देखिए एक ही वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन है ऑफ कोर्स, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और उसको इक्वल का साइन लगा के 0 रखा गया है, तो वो इक्वेट करके इक्वेशन बन जाती है। जब भी किसी पॉलिनोमियल को आप इक्वेट करके 0 लिखते हो तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती है। हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी। अब चूंकि इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, और फर्दर इसमें एक ही वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल हो गया। ये हमने पढ़ा था। हमने इसके क्वेश्चंस भी किए थे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। हमको आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल के हैं, लीनियर हैं या नॉन लीनियर हैं, तो वो सब चीज़ें आप रिवाइज करें। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल वाले, इनके सोल्यूशन कितने होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, क्या इनके यूनिक सोल्यूशन होते हैं, और कार्टेशियन प्लेन पे इन्हें कैसे एक्सप्रेस किया जाता है या कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो कंसेप्ट भी आपके साथ साथ चलेंगे यहाँ पे। याद करें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में कहा गया था कि अगले चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स का बहुत यूज़ होगा। तो यही है, लिंक बैकवर्ड लिंकेज है। कार्टेशियन प्लेन आ गया यहाँ पे, देखिए चैप्टर 3 से इसकी लिंकेज स्थापित होती है। आगे देखते हैं। लीनियर इक्वेशन हमें याद होगा, जो हमने पहले पढ़ रखा है, 2x+5 एक लीनियर इक्वेशन है और इसका एक ही हल होता है। अगर हम यहाँ पे x = -5/2 रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं -5/2 इस इक्वेशन का रूट है। रूट याद कीजिए, रूट और जीरोज हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे, तो उसको संख्या रेखा पे इस प्रकार दिखाया गया है। -5/2 इस इक्वेशन को जीरो कर रहा है, अर्थात -5/2 वो संख्या है जो इस इक्वेशन का रूट या जीरो कहलाएगी। ये लीनियर इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल में ये कहानी हम देख चुके हैं। आगे इक्वेशंस सॉल्व करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है कि समीकरणों में तब तक कोई बदलाव नहीं होता है जब तक हम दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड्स में किसी भी समान संख्या को जोड़ें या घटाएं या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एक्चुअली एक ही चीज़ है। अगर नेगेटिव नंबर्स की अवधारणा को हम शामिल करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो दोनों साइड अगर हम सेम संख्या जोड़ते हैं, सेम राशि जोड़ते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर दोनों पक्षों में हम सेम राशि से गुणा करते हैं या भाग देते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
वही बात है कि डिवीज़न एक्चुअली होता तो मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लिकेशन बाय इनवर्स इज कॉल्ड डिवीज़न। तो व्युत्क्रम से गुणा कर दें तो वो भाग बन जाता है, इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एंड यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाई सेम नॉन जीरो नंबर। तो ये एग्जाम्पल दी है 4 महीने की। जैसे पहले अपनी पेरेंट इक्वेशन आ गई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इसमें दोनों तरफ अगर आप 4 जोड़ दोगे तो आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अगर 1 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। और 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये चारों एक्चुअली वही इक्वेशन है जो ऊपर लिखी है, ये हमारी पेरेंट इक्वेशन के ही 4 अलग अलग रूप हैं। तो जब इक्वेशन सेम है तो उनके हल भी सेम ही होंगे, बराबर होंगे। इक्वेशन को अलग तरह से लिखा गया है, एक्चुअली ये हैं सेम इक्वेशन ही। अब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इन अ वनडे क्रिकेट मैच 2 बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स, एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन इक्वेशन। अब आपको पता है कि दोनों बैट्समैन के टोटल रन्स 176 हैं, तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो ये है फ्रेमिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन इक्वेशन फॉर्म। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख के उसकी फर्दर एनालिसिस कर पाएंगे। तो अब हम मान लें किसी एक बैट्समैन का स्कोर x है और दूसरे का y है, तो हमें x और y की अलग अलग वैल्यूज़ तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उनका योगफल 176 है। तो आप सिंपली लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। अब यहाँ x और y इंडिविजुअली कुछ भी हो, उनका टोटल हमको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हो 176। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस इज इक्वल टू 176 इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हेयर वी हैव फ्रेम्ड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन इक्वेशन फॉर्म। तो ये वही बात आ गई जो चैप्टर के शुरू में कोटेशन लिखा था। द प्रिंसिपल यूज ऑफ द एनालिटिकल आर्ट इज टू ब्रिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम टू इक्वेशन एंड टू एग्जिबिट दोज इक्वेशन इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स दैट कैन बी। ये बहुत ही सरल इक्वेशन है, सरल समीकरण हो गई एक तरह से, 2 चर वाली रैखिक समीकरण है जिससे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अभिव्यक्त किया गया है। अभी हमको नहीं पता एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, लेकिन इनका योगफल, इनका टोटल 176 है। आगे अब इक्वेशंस को लिखना पहले सीख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस करना यूनिकली और एक तरीके से बहुत ज़रूरी है। उसको बाद में सिस्टमेटिकली हल कर तभी कर पाएंगे जब उसको एक जनरल फॉर्म में लिख सकेंगे। अब वैसे तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रा में आप जनरली एक्स वाई लेते हैं, लेकिन कोई भी एस टी आर यू जो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए कुछ भी हो सकता है। अब इन इक्वेशंस को आप कुछ इस तरह लिखिए कि लेफ्ट हैंड साइड सारे वेरिएबल्स आ जाएं और कांस्टेंट आ जाए और राइट हैंड साइड बचे केवल 0। तो जब ऐसा करोगे तो जनरल फॉर्म आपको ऐसी प्राप्त हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b दोनों ही 0 ना हो जाए, ये ध्यान रहे। दोनों में से कम कोई एक नॉन ज़ीरो है। एक्स वाई वेरिएबल हो गए, ए बी और सी इसके कांस्टेंट हो गए इक्वेशन के। इसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, आगे ये टर्मिनोलॉजीज भी चलेंगी। तो ए बी सी इस इक्वेशन के कांस्टेंट हो गए, जिनको पैरामीटर भी कह सकते हैं। और ए और बी में कम से कम कोई एक तो गैर ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो हो। क्योंकि अगर देखिए ए और बी दोनों ही शून्य हो गए तो इक्वेशन बचेगी कहाँ। या तो वेरिएबल वाले टर्म्स ही 0 हो जाएंगे, तो उनका कोफिशिएंट 0 होते ही वो वेरिएबल टर्म गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी सी इज इक्वल टू 0। तो ये कोई इक्वेशन तो बनी नहीं। तो इसका जनरल फॉर्म ऐसा रखा जाएगा कि एक साइड में सारे वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाएं और दूसरे साइड में राइट हैंड साइड RHS में 0 आ जाए। इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहेंगे। आपको कोई भी इक्वेशन दी हो, आपको उससे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसकी एनालिसिस शुरू करनी है। तो ये तरीका बना लीजिए, जब भी कोई इक्वेशन दी हो उसको आप पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये एक तरह का मानकीकरण है। गणित में हम हमेशा मानकीकरण लेके चलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि चीज़ों को समझना आसान हो जाए और गलतियाँ कम से कम हो। एक तरीके से लेके चलेंगे स्टैंडर्ड तरीके से, तो गलतियाँ नहीं होंगी और कंसेप्ट को समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। आगे देखते हैं, हमें यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0
एंड इंडिकेट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो यहाँ पे आपको ए बी और सी की रीडिंग लेनी है बस। अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 लिखा है पहले में, तो 4.37 को LHS में ले आओ, ये लाते ही हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं a की वैल्यू 2 है, b 3 है और c माइनस 4.37 है। और मेक श्योर RHS में 0 के अतिरिक्त कुछ भी ना हो, RHS शुड बी 0। तो ये ऑब्जर्वेशन है, आपको रीअरेंज करके आपको बस रीडिंग लेनी है, x और y के कोफिशिएंट देखने हैं और वो तीसरा टर्म देखना है जो x और y से फ्री है, जो कांस्टेंट हो गया c हो गया। तो इस तरह से आप 10-20 इक्वेशन बना के उनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, रिड्यूस कीजिए, तो आपको जनरल फॉर्म लाने की एक हैबिट बनेगी। और चूंकि ये बहुत एकदम बेबी स्टेप्स हैं अभी इक्वेशन शुरू करने के, तो ये इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन को एक मानकीकरण रूप देना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप उसकी बेहतर एनालिसिस और सोल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। तो जनरल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से रिवाइज कर लें कि जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ एक्स और वाई वेरिएबल हैं और ए बी सी कांस्टेंट हैं या पैरामीटर हैं, और जिसमें ए और बी में से कम कोई एक नॉन ज़ीरो हो। ऐसा ना हो जाए कि ए भी ज़ीरो हो गया बी भी ज़ीरो हो गया, फिर तो इक्वेशन बनेगी ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन में जब तक कोई वेरिएबल ना हो तब तक वो इक्वेशन नहीं बनेगी। आगे आप ये एग्जाम्पल 1 की एक्सरसाइज को करें और इस तरह के अपने मनगढ़ंत इक्वेशन बना के उनके टर्म्स को रीअरेंज करके जनरल फॉर्म में लाने की प्रैक्टिस करें। ये जब 10-12 इक्वेशन आप कर ले जाओगे तो आपको थोड़ी फेमिलियरिटी आएगी कि इक्वेशन के जनरल फॉर्म क्या होते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन मैंने इसको फर्दर छोटे क्लास में बांटा है, स्मॉल क्लासेस हैं, क्योंकि चीज़ नई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए धीरे धीरे ही पढ़ना बेहतर होगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब अगर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिखा है, ध्यान दें इसमें y का टर्म तो है ही नहीं, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि y का कोफिशिएंट 0 है। अगेन हम यहाँ से जनरल फॉर्म को प्रकट कर सकते हैं, ए एक्स प्लस 0 टाइम्स वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये भी एक जनरल फॉर्म हो गया। अब वाइस वर्सा यहाँ पे x भी गायब हो सकता था, ऐसा हो सकता था बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम उसको 0x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख के अंतोगत जनरल फॉर्म हम प्राप्त करते। कोई भी इक्वेशन हो आपको उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए टर्म्स का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 4 माइनस 3x इक्वल टू 0 लिखा है, तो उसको हमने क्या किया, पहले x का टर्म लिखा माइनस 3x प्लस 0.y 0 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑर्डरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले x आएगा फिर y आएगा फिर कांस्टेंट आएगा, वो ये सिस्टमेटाइज करना ज़रूरी है, एक मानकीकरण तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, तो आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं और कंफ्यूज नहीं होते। कल को अगर किसी इक्वेशन में y का वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ भी हो, अगर आपने इस ऑर्डर में लिख लिया तो आपको पता है कि पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म ये जनरल फॉर्म में ऐसे आता है, तो x का कोफिशिएंट ये है y का ये है। ये आप प्रैक्टिस करें। अगेन राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब वैसे तो इसमें 4 जो उदाहरण दिए हैं उसमें एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है, तो जो नज़र नहीं आ रहा उसको भी लिखने का तरीका क्या है कि उसका गुणन वो कर दो, आप गुणांक 0 कर दो। जो चीज़ नज़र नहीं आ रही उसका आप कोफिशिएंट 0 लिख दो। ऑफ कोर्स x इक्वल टू -5 का मतलब हुआ 1x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब अंतोगत आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का ही फॉर्म लाना है, टर्म्स को रीअरेंज करना है, x या y में से जो भी एब्सेंट हो उसका कोफिशिएंट 0 लगा के लिख दो, तो आपको जनरल फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। जनरल फॉर्म समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशंस को आगे डील करने के लिए जनरल फॉर्म की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज कन्फ्यूजन अराइज होता है, क्योंकि टर्म्स बढ़ेंगे, अभी कोफिशिएंट भी टेढ़े मेढ़े शुरू हो जाएंगे, स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। तो एक बार आप जनरल फॉर्म की प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10-15 इस तरह के इक्वेशन लिखिए और उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और उसकी एनालिसिस कीजिए। ठीक है, इस क्लास को पहले पार्ट को मैंने यहीं छोटा रखा है। इस चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला क्लास ये था, अगला क्लास इसके बाद आएगा जिसमें हम सोल्यूशन देखेंगे कि इन इक्वेशंस को किस प्रकार हम हल कर सकते हैं
तो यहाँ हमने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण एक फाउंडेशन है टू वेरिएबल इक्वेशंस के। लीनियर इक्वेशन सबसे सिंपल होते हैं और उसके बाद के जितने भी इक्वेशंस आएंगे वो इन्हीं में डिकम्पोज करके हल किए जाते हैं। वाई स्टडी इट मतलब ये सिंपल है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हमेशा ही समीकरणों में कन्वर्ट करके हल किया जा सकता है, इसलिए इक्वेशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इंडिस्पेंसेबल है, इक्वेशंस के बिना आप मैथ्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैथ्स क्या, फिजिक्स भी पूरी तरह इक्वेशंस पे डिपेंडेंट हो जाती है एक समय के बाद, और आपको केमिस्ट्री में भी इक्वेशंस ही नज़र आएंगी क्लास 11-12 में जो बच्चे साइंस ग्रुप लेंगे। तो इक्वेशंस को मास्टर करने के लिए सबसे पहले जो सबसे सरल समीकरण है लीनियर इक्वेशंस, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनको समझ लें, उनका कंसेप्ट क्या है, उनको हल कैसे किया जाता है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, कंबाइंड रीडिंग करनी है हमको, ये अभी हम अगले ही इसके सेक्शन में देखेंगे हेडिंग 4.3 में, जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, आज का क्लास, अभी का क्लास इतना ही रहेगा। इस चैप्टर को मैंने अभी दो ही हेडिंग में कवर किया है, अगले क्लास में हम लोग हेडिंग 4.3